अरे टेस्ट नहीं हो रहा। ऐसा कभी हुआ संडे टेस्ट ना लिया हो टाइपिंग। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स के पार्ट में से इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जैसे सिलेबस है उसी हिसाब से चलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से आज के जमाने के बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। भाई इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमें कितनी परेशानी होती है ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन्वर्टर भी कुछ समय के लिए वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वो भी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। ना हम एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कुछ बचेगा, ना जीने के लिए कुछ, ऐसा बड़ी बुरी हालत है। सो ऐसी सिचुएशन जो हम आज समझ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग कब से हुई है या कहां इसकी शुरुआत हुई थी ऐसा तो पता लगाना मुश्किल। फिर भी कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह में देख करके ये पाया गया है कि इस चीज की स्टार्टिंग हुई थी नियर अबाउट 600 बीसी। 600 बीसी में इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत जानना शुरू किया था, और वो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से हम बचपन से जानते हैं। क्या जानते हैं बचपन से? भाई एक स्केल लेके बालों में ड्राई हेयर्स में रगड़ते हैं और स्मॉल स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर है इनका अट्रैक्ट होना इट इज ड्यू टू चार्ज। वहां पर क्या कहते हैं कि कुछ चार्जेस बने। चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए आपको ये टर्म बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें। चार्ज, इसके बारे में थैलेस ऑफ मिलेटस ने भी बात की थी चार्जेस के बारे में, और उन्होंने भी बताया था कि चार्ज किस तरह से होते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से आपने अपनी छोटी क्लासों में 7th या 8th में भी पढ़ी होगी कि एक डिवाइस, एक एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी में डिवाइस था इलेक्ट्रोस्कोप। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार आपको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करता हूं, समझ जाएंगे शायद। इलेक्ट्रोस्कोप याद आ गया। ऐसे ये कवर है, ये पैक था, ठीक है। ऐसी बोतल के अंदर क्या क्या, ये मेटल रॉड है, ये भी मेटल रॉड है, और यहां पर ये बिल्कुल थिन लीव्स, बिल्कुल पतले पतले तार है ये भी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ऐसे नहीं दिखते। अब यहां पर इसको समझें, मेरे ख्याल से ये आपने किया था, आपको याद आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल पास पास है ये दोनों। अब हमने क्या किया, एक रॉड है और उस रॉड को हमने मान लेते हैं ग्लास रॉड है। क्या है? ग्लास रॉड। और इस ग्लास रॉड को हमने रब किया है किसके साथ? सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ हमने इस ग्लास रॉड को रब किया अच्छे से। जैसे हेयर में हमने स्केल को किया था, द सेम वे ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ अच्छे से रब किया। और ये ग्लास रॉड को हाथ से नहीं पकड़ा हमने, इंसुलेटर को लगाया, प्लास्टिक वगैरह, उसकी हेल्प से हमने यहां पे टच कर दिया।
तो जैसे ही ये ग्लास रॉड इस मेटल को टच करता है, आपको उस एक्टिविटी में पढ़ा होगा आपने कि ये जो लीफ है ऐसे रिपेल होगी। तो कहता है वो एक्टिविटी आपको ये कहना चाह रहा है कि इसमें जो चार्जेस थे, जो चार्ज एक्वायर हुए सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड के रबिंग के वजह से, जो चार्ज एक्वायर हुए वो चार्ज, क्योंकि ये मेटल है, इसमें ट्रांसफर हो गए और इसके थ्रू जैसे यहां पर सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं ग्लास रॉड में, तो जैसे ये ग्लास रॉड इसके साथ टच होगा तो ये पॉजिटिव चार्जेस इसमें भी आ जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक फैल गए। तो आपको उस छोटी क्लास में आपको ये समझाया गया था कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। तो ये दोनों क्योंकि सेम पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए तो क्या हो गए, ऐसे थे पहले, बिल्कुल पास पास थे ऐसे, और जैसे ही चार्ज इसमें आते ये ऐसे अलग हो गए। अच्छा तो मैंने पढ़ रखा है। हाँ, ये सभी ने पढ़ रखा है। इस एपरेटस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहां पे भी हमने देखा कि मेन चीज क्या है, चार्ज। अब चार्ज एक्चुअली है, खुद है क्या, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज की डेफिनेशन हम ऐसा समझ सकते हैं, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच it experiences electric and magnetic effect on it. It is the fundamental property of the atom of a matter which experiences electric and magnetic effect on it. ये एटम की, किसी भी मेटल के या किसी भी मैटर के एटम की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस महसूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो भी इसमें कुछ चेंजेस महसूस करता है। तो वो जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को कहेंगे चार्ज। नाउ लिटरली अगर हम बात करते हैं, charges are of two types, positive charge and negative charge। तो ये हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो तरह के चार्ज होते हैं, और वो चार्ज कैसे किस में आए इस चीज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने यहां पर अभी आपको बताया था कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो मैंने यहां पे आपको दिखाया कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गए और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो वो चार्ज कैसे आ गए? बाय रबिंग। अब रब करने से हुआ क्या? चिंगारी। ग्लास में कैसे चिंगारी आएगी? गिलास में, उसमें चार्ज। कपड़े में कैसे चिंगारी आएगी? वो तो आ नहीं सकती। क्यों नहीं? हमने तो आग नहीं आती है सर्दियों में ब्लैंकेट और। हाँ, ये भी एक्सपीरियंस किया होगा आपने ब्लैंकेट में, सर्दियों में जब हम देखते स्वेटर निकालते हैं, सिल्क के क्लॉथ हमारी बॉडी में टच, तब भी वो भी एक तरह के चार्जेस हैं। तो वहां पर भी जो आपको चिंगारी जैसी दिखाई देती है, स्पार्कलिंग दिखाई देती है, उससे आग तो नहीं लगती हालांकि, लेकिन दिखाई तो देती है। यानी कि वहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में स्ट्राइक करते होंगे तभी वो स्पार्कलिंग हुई। तो हमारी बॉडी में करंट कहां से आ गई, चार्ज कहां से आ गए? दीज आर ऑल ड्यू टू रबिंग। वो सिल्क का क्लॉथ हमारी बॉडी में दिन भर था, रब होता रहा। वो वुलन क्लॉथ जो स्वेटर है या वुलन ब्लैंकेट है वो हमारी बॉडी से रब होता रहा, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं उनका ट्रांसफर हुआ। अब मैं सिंपल सी अगर बात करूं कि मेरे पास ये दो मार्कर है, क्लियर? अब
हमने 9th में पढ़ा था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को भी हमने पढ़ा था कि उसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, चारों तरफ उसके बाहर बाहर घूमते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है कि नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को इस तरह से रगड़ता हूं तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ही तो रगड़ना होगा। जो भी एटम्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में टकराएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ही तो टकरा सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब जो भी चार्ज प्रोड्यूस हुए, पॉजिटिव चार्ज बनना या नेगेटिव चार्ज बनना, इट इज ओनली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से ट्रांसफर हो गए और उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। अगर कोई एक एटम है, मान लो एक एटम ए है और दूसरा एक और एटम बी है, एटम बी। अगर ये एटम इसमें जे थॉमसन वाले ही अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और बाद में हमने ये पढ़ा भी है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल चार्जेस जो है वो कंजर्व हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम रहते हैं। यानी कि अगर हम इसमें बात करते हैं ए एटम में टोटल चार्ज, टोटल नेट चार्ज कितने, 0 लिखेंगे हम। ए में टोटल नेट चार्ज, और इसी तरह से बी में भी अगर मैं लिखूं तो टोटल नेट चार्ज ये भी तो 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो ये एटम भी होगा कि नहीं। अब एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक एटम है और इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन वाले 12 हैं और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो भी 12, तभी तो 0 होगा। सिमिलरली बी के लिए भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अगर हम बात करें तो समझ लो यहां पर 15 है तो 15 पॉजिटिव और 15 नेगेटिव, तभी तो टोटल चार्ज 0 होगा। बेटा अगर यदि समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको तो बता सकते हैं। गुड, वेरी गुड, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने ये कहा था कि द चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑन एन एटम इज क्रिएटेड ड्यू टू रबिंग, एंड ड्यू टू दिस रबिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होंगे जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, यानी कि ए में कुछ नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव हो जाएगा, या बी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कब होगा, अगर ए में से इलेक्ट्रॉन रबिंग करते समय बी में चले गए। मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए बी में, तो ये जो बात थी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे, प्रोटॉन तो 12 और इलेक्ट्रॉन 4 बचेंगे कि नहीं। अब इस एटम ए का ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 8 पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, यानी कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो यहां पे क्या हो जाएगी, 15 पॉजिटिव प्लस 23 है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, 8 पॉजिटिव। समझ आ गई बात। लेकिन
एक बात और यहां ध्यान से समझेंगे, ओवरऑल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, यानी कि वो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी। नेट चार्ज विल बी सेम। नेट चार्ज पहले स्टार्टिंग में रब करने से पहले हमारे पास क्या था, ए का 0 और बी का 0 प्लस 0 0 नेट चार्ज था, पक्का था। अब रबिंग करने के बाद ए में कितना चार्ज, 8 पॉजिटिव 8 प्लस, और बी में कितना चार्ज, प्लस करिए अगेन 0। Net charge of an isolated system is always 0. That means we can say the charge is conserved. ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चार्ज दो तरह के पता चल गया, एक प्रॉपर्टी भी चार्ज की हमें पता चली, एक हमने पहले सीख ली कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो बातें हमने सीख ली चार्ज के बारे में। अब हम जो बात करना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बात आती है, जिससे कि आप अक्सर भागते हो। वेरी सिंपल बेटा, बहुत ही आसान है। अगर आपने 9th में पूरे साल भर में, मैं कह सकता हूं पूरे साल भर में अगर आपने 50 न्यूमेरिकल ईमानदारी से करे होंगे, अगर 50 न्यूमेरिकल ईमानदारी से करे होंगे तो 10th में न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं डरना, आसान है। फिर 9 में डरना चाहिए, थोड़ा तो थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी। तुमने भी नहीं आपको ही पढ़ना ओके। पड़ेगा, ये तो बढ़ता है। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को बेटा ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं हम, नेगेटिव चार्ज, एंड चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसको हम P प्लस से लिख सकते हैं, या फिर कई बार E प्लस से भी लिख देते हैं, पॉजिटिव है इसीलिए। क्यों लिख देते हैं और क्या चार्जेस की वैल्यू है इनकी, ये आपको लर्न हो जानी चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पहले लिख दिया नेगेटिव, और चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB कूलम, ये उस साइंटिस्ट के नाम से रखा गया कूलम, ठीक है। तो -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम किस में चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी तरह से एक प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही है, बिल्कुल सेम है, बस ये फर्क है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा एटम, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। अगर किसी की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं, ठीक है। सिमिलरली हम यहां पर एक बात और लिख सकते हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, mass of an electron equals to and mass of a proton, mass of a proton क्या है इसकी वैल्यू, याद होगा 9th में भी आप लोगों को कराया गया था। वेरी गुड। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 multiplied 10 की पावर -31 kg. Mass of an electron is 9.1 multiplied 10 to the power - kg, and mass of a proton is 1.673
multiplied 10 to the power minus 27 kg. ये अलग अलग ये आपको जरूर बताया गया था कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ऑन एन एवरेज 1834 टाइम्स ज्यादा है। कई बुक्स इसको 2000 टाइम्स भी बोल देती हैं। आपके एनसीईआरटी में 1834 लिखा हुआ था 9th में, और ये हर एक टीचर आपको बताते हैं। क्या और किसी ने प्रॉब्लम ये बताया है नहीं? कि आपने ध्यान से या तो सुना नहीं हमें तो बताया या फिर मुझे पढ़ा बताया नहीं, नहीं। या फिर आपने पढ़ा नहीं। बताया ओके, नहीं। नेक्स्ट थिंग, ये चीजें समझ आ गई अभी? क्लियर हो गई? चार्ज की प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। अब चार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ ए मैटर which experience electric and magnetic effect. Clear? SI unit coulomb. SI unit is coulomb. Charge. And charge is represented by letter charge. Charge is represented by letter स्मॉल q और कभी कभी कैपिटल Q भी। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल q स्मॉल चार्ज। चार्ज को कितने चार्ज? स्मॉल क्यू को स्मॉल स्मॉल चार्ज स्मॉल q, बड़ा चार्ज बड़ा q। क्यू बड़ा क्यू ज्यादा चार्ज हो गए। क्यू का कारण Q इज द क्यू बड़ा क्यू Q से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पास कर रही हूँ। Q से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा चार्ज को। ठीक है, कितने चार्ज तो इतने Q। ठीक है, सो चार्ज की प्रॉपर्टी हमने दो सीखी। सबसे पहले सर मैथ की ट्यूशन वाली दीदी फिर फोन कर देती है। हाँ सर क्या है क्यों नहीं ठीक है, वो कोई मैसेज बात भी नहीं करती है, है ऐसा कितने है। बच्चे नहीं आए जैसे आप करा करते थे। ऐसे सोचते थे बंक मार रखा है ट्यूशन सही बात है।